हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिज़िक्स क्लासेस में। आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण लेकर। अब से कुछ दिन का बीच में ब्रेक हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। अब से आपकी क्लास डेली होगी, परमानेंट होगी। ठीक है, हर 1-2 दिन में आपको एक क्लास ज़रूर मिलेगी। तो मैं आपके नोट्स साथ के साथ बनवाता रहूँगा। अगर आपको सबसे बड़ी मेन दिक्कत आती है नोट्स बनाने की, तो मैं जिस तरह से मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है आप भी उसी तरह से लिखना। ठीक है, सेम आप वीडियो को पॉज करना, रोकना और आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलना। ठीक है, तो अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है आपको तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सभी के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद लगातार मैं आपको पढ़ाया करूँगा। डेली आपको क्लास देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो बहुत कुछ इसमें से देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। इसके बाद बारी बारी से हम हर एक चैप्टर को देखते जाएंगे। तो अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना होता है सूचक। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है आपका सूचक। सूचक क्या होता है? देखिए, जैसे आपने बाइक वगैरह में देखा होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। आपने बाइक वगैरह में देखा होगा कि जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं, अगर हमें लेफ़्ट साइड पर बाइक मोड़नी है तो लेफ़्ट इंडिकेटर, लेफ़्ट लाइट जल जाती है या जला देते हैं, उसको इंडिकेट बोलते हैं। वो इंडिकेट करता है कि हमें बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है। ठीक है, वैसे एक कहावत है कि अगर लड़कियां जब स्कूटी चलाती हैं तो वो दोनों साइड के इंडिकेटर जलाने की सोचती हैं कि कभी इधर से कोई ना जाए। ऐसा नहीं होता, आपको एक ही साइड का इंडिकेटर जलाना होता है। या अगर आप लेफ़्ट साइड पर मुड़ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड का, राइट साइड पर मुड़ रहे हैं तो राइट साइड का। ठीक है, चलो ये तो मजाक थी थोड़ी। तो क्या होगा कि सूचक आपकी सूचना देते हैं कि आप किस साइड को मुड़ रहे हैं, लेफ़्ट साइड को या राइट साइड को। अब यहाँ पर हमें मुड़ना नहीं है, हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं सूचक क्या होता है। तो सूचक यानी कि ये सूचना देंगे। किसकी सूचना देंगे? अम्ल और क्षार की। किसकी सूचना देंगे? अम्ल और क्षार की। तो यहाँ पर आप देखेंगे सूचक की परिभाषा क्या होती है। ये किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। मतलब कोई भी विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस कौन बताएगा? सूचक यानी कि इंडिकेटर बताएगा कि विलयन में क्या विलयन में अम्ल है या क्षार है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे बताएगा? कैसे बताएगा? इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। मतलब अम्लीय माध्यम में इन सूचक का रंग कुछ और होगा, क्षारीय माध्यम में कुछ और होगा। इसी तरह से अम्लीय माध्यम में इनकी गंध कुछ और होगी और क्षारीय माध्यम में इनकी गंध कुछ और होगी। तो हम रंग और गंध के आधार पर, किसके आधार पर? रंग और दूसरा गंध, इन दो के आधार पर पता कर सकते हैं कि क्या जो विलयन दिया है वो अम्लीय है या विलयन जो दिया है वो क्षारीय है। चलिए जानते हैं सूचक के प्रकार। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सूचक के कितने प्रकार होते हैं। तो जो आपका सूचक होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सूचक के? 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। आपके 3 प्रकार के सूचक होते हैं। एक वो जो प्रकृति में पेड़ पौधों से पाए जाएंगे, उनको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। क्या बोलते हैं उनको? प्राकृतिक सूचक। दूसरा वो जिसको आप बनाते हैं उसको बोलते हैं, रासायनिक लैब वगैरह में बनाते हैं, उसको बोलते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। और तीसरा जो गंध के आधार पर पहचाने जाते हैं उनको बोलते हैं गंधीय सूचक। गंधीय यानी कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर, कृत्रिम आर्टिफिशियल या सिंथेसिस इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो 3 प्रकार के आपके इंडिकेटर्स हैं। जानते हैं बारी बारी से क्या होता है। तो जो प्राकृतिक सूचक होता है वो पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधे। कुछ पौधे होते हैं जो सूचना देते हैं किसी विलयन में अम्ल या क्षार की। क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल। नेचर ने हमें बैलेंस रखा है, नेचर ने हमें सब चीज़ें प्रोवाइड की है। देखिए आप पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे आपको बता रहे हैं कि क्या अम्लीय है और क्या क्षारीय है।
अब कहोगे ऐसा क्या क्या है, तो उसका उदाहरण मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, ठीक है। जैसे लिटमस, एक पेपर होता है आपका, उसको बोलते हैं हम लिटमस। अब आप पूछोगे कि लिटमस होता क्या है, कहाँ से मिलता है, तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। कहाँ से मिलता है? लाइकेन से। लाइकेन सिम्बायोसिस रिलेशन रखता है, सहजीवी संयोजन रखता है कवक और शैवाल से। जो आपके कवक और शैवाल से, उनके बीच में आपके सहजीवी संयोजन रखेगा आपका कौन? लाइकेन। और जो लिटमस है वो लाइकेन से ही प्राप्त होता है। लिटमस एक मिश्रण होता है जो अलग अलग क्या करता है? कलर को दर्शाता है। अब दूसरा, लाल पत्ता गोभी। जो आपने देखा होगा पत्ता गोभी में भी एक टाइप होता है लाल, जो रेड वाली पत्ता गोभी होती है वो। दूसरा, तीसरा है आपका हल्दी। हल्दी भी आपका एक प्राकृतिक सूचक है। चौथा है हाइड्रेंजिया का पौधा। हाइड्रेंजिया पौधा जो होता है, इस तरह से आपको पौधा दिखाई देगा हाइड्रेंजिया का। इसके जो फूल होंगे पौधे के, वो आपके प्राकृतिक सूचक का कार्य करते हैं। जैसे ही आप इसको अम्लीय क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो इनका कलर अलग अलग हो जाएगा। क्या कलर होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम, चिंता मत कीजिए, एक एक सारे पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक की। तो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक ऐसा सूचक होगा जिसको हम खुद बनाएंगे, लैब में हम खुद बनाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ है। कैसे पदार्थ हैं? रासायनिक। जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन, दो इम्पोर्टेंट संश्लेषित या कृत्रिम सूचक होते हैं, जिसका नाम होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। आपको इनके नाम याद रखने हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन, ठीक है। उसके बाद तीसरा सूचक आता है आपका गंधीय सूचक। ये गंध के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन दिया गया विलयन आपका क्या है, दिया गया विलयन आपका अम्लीय है या क्षारीय है। तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो अम्लीय माध्यम में इन पदार्थ की गंध अलग होगी और क्षारीय माध्यम में इन पदार्थ की गंध अलग होगी। अब कहोगे कौन से, क्या क्या इसके उदाहरण है? तो प्याज का रस। क्या सर, प्याज का रस भी ये काम करता है? यस, बिल्कुल। जो आपका प्याज का रस है वो एक सूचक की भांति कार्य करता है कि वो अम्ल, किसी विलयन में अम्ल या क्षार का पता लगा सकता है। दूसरा, जो लौंग होती है, आप लौंग का तेल भी यूज कर सकते हैं, उसकी गंध के आधार पर बता सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय है। और तीसरा है वनीला। तो इस तरह से आपने देखा जो आपके पास सूचक है, सूचक के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय। प्राकृतिक पौधों से प्राप्त होगा, जैसे आपका लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल। कृत्रिम आपके रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। और तीसरा है गंधीय सूचक, जो गंध के आधार पर पहचाने जाते हैं, जैसे प्याज का रस और लौंग का तेल और वनीला। अब बात करते हैं हम किस तरह से आप इनको पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्राकृतिक सूचक। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर रखनी है। कोई भी एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है, क्या पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। जैसे आपका जो लिटमस पेपर होता है, क्या होता है? लिटमस अम्लीय माध्यम में कैसा रंग शो करता है? तो आंसर आएगा लाल। और क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग शो करता है? नीला। इसका मतलब क्या है? आपने कोई अम्ल लिया, क्या लिया? अम्ल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा, नहीं पता आपको क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? बैटरी सभी के घर में होगी। बैटरी में से जो पानी भरा होता है, जो घोल भरा होता है, वो घोल होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये भी आपका एक अम्ल है। अगर आप लिटमस पेपर को, किसी भी रंग के लिटमस पेपर को इस H2SO4 से भिगोएंगे तो आप देखेंगे कि लिटमस पेपर का कलर लाल हो गया। कैसा हो गया? लाल। और अगर आप उसको साबुन के साथ मिलाएंगे, साबुन में होता है क्षार NaOH या फिर KOH, तो आप देखेंगे उसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो लिटमस पेपर है उसका अम्लीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो आप आंसर लिखेंगे लाल। कैसे याद रखेंगे? देखिए, अम्लीय, अम्ल में क्या आ रहा है? ला आ रहा है, ला का मतलब लाल। तो कैसा रंग हो जाता है लिटमस का? लाल। किसमें? अम्ल में। बाकी क्षार में कैसा हो जाता है? नीला। कैसा हो जाता है? नीला। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है आपकी अम्ल की, कि अम्ल क्या होते हैं, ये लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं आपके कौन? लिटमस। तो आपने देखा लिटमस पेपर का अम्लीय माध्यम में रंग लाल
और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, नीला। उसके बाद दूसरा हमने देखा था प्राकृतिक सूचक में लाल पत्ता गोभी का रस, जो आपने देखी होगी रेड जो आपके पास पत्ता गोभी होती है उसका रस, वो कैसे शो करता है, अगर आप उसके रस को अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। और क्षारीय माध्यम के साथ कैसा कलर देगा वो, ग्रीन, यानी कि हरा। कैसा कलर देगा, हरा। उसके बाद हल्दी, क्या हल्दी भी प्राकृतिक सूचक होती है? बिल्कुल, हल्दी आपकी प्राकृतिक सूचक होती है। तो जो हल्दी है, अगर आप ओरिजिनल हल्दी लेंगे, उसको अम्लीय माध्यम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कोई अम्ल हल्दी के रस में डालेंगे तो आप देखेंगे उसके कलर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें क्षार मिला दिया तो तुरंत जो हल्दी है उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। पीले से कैसा हो जाएगा, लाल। और चौथा, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, अगर आप अम्लीय माध्यम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसका कलर हो जाएगा नीला, और अगर क्षार के साथ कराएंगे तो गुलाबी। अब क्वेश्चन ये है कि आपको याद क्या रखना है, क्या यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपको केवल एक ही याद रखना है यहाँ पर, बाकी आप क्विट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए जितना ज़्यादा याद रख सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास क्या, सबसे इम्पोर्टेंट है लिटमस। तो जो लिटमस है अम्लीय माध्यम में कैसा रंग शो करता है, लाल, और क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग शो करता है, नीला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको याद कर सकते हो, याद रख सकते होगे। उसके बाद कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले बता रहा हूँ दोनों पूछे जाते हैं। तो जो कृत्रिम सूचक है वो दो होते हैं, एक फिनोफ्थलीन और एक मैथिल ऑरेंज। पहले मैथिल ऑरेंज का देखते हैं। देखिए मैथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग होता है लाल। कैसा होता है, लाल। और क्षारीय माध्यम में होता है पीला। तो लाल पीला, लाल पीला। ठीक है, तो मैथिल थैल ल आ रहा है, लाल अम्लीय में, और बाकी किसमें, पीला, बाकी पीला। ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिनोफ्थलीन भी, फिनोफ्थलीन का अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर रखना है। जो आपके पास फिनोफ्थलीन होती है उसका अम्लीय माध्यम में रंग होता है कैसा, कोई रंग नहीं, रंगहीन होती है जैसे पानी। और क्षारीय माध्यम में इंपॉर्टेंट है, उसका कलर हो जाता है पिंक, यानी कि गुलाबी। कैसा हो जाता है, पिंक, यानी कि गुलाबी। तो इस तरह से आपने देखा जो कृत्रिम सूचक है उसमें मैथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होगा और क्षारीय माध्यम में पीला, तो लाल पीला। उसके बाद फिनोफ्थलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में कैसी हो जाएगी, गुलाबी। अब तीसरा है गंधीय सूचक। जैसे गंधीय सूचक में जिसमें आप गंध के आधार पर पहचानेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण है आपके पास प्याज का रस। तो आप देखेंगे जो प्याज का रस होता है, अगर आप प्याज लें उसका रस निकालें तो तीक्ष्ण गंध आएगी अगर उसमें अम्ल पड़ा हुआ है। अगर आपने प्याज के रस में अम्ल डाल दिया कोई भी, तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण गंध आएगी जो आपकी नाक में चुभेगी। और अगर कोई क्षार मिला हुआ है साबुन वगैरह तो कोई भी गंध नहीं आएगी। क्या कोई गंध आएगी, नहीं आएगी। उसके बाद वेनिला। वेनिला में देखेंगे समान गंध रहती है, मतलब कोई भी गंध परिवर्तित नहीं होती, जैसी गंध है वैसी रहेगी। और अगर क्षारीय माध्यम में डाला तो भी कोई गंध नहीं आएगी। उसके बाद लौंग का तेल, अगर लौंग है उसका तेल है तो लौंग के तेल में देखा आपने समान गंध रहती है। जैसे लौंग की तेल की गंध है उसको डालने के बाद अम्ल में, वैसे ही गंध रहेगी। और अगर क्षार होगा तो गंध क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरी टेबल देख ली। आपको केवल 3 याद रखने हैं। कौन कौन से, लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में नीला। उसके बाद मैथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला। और फिनोफ्थलीन अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए यहीं पढ़ते पढ़ते, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो तीनों को आप याद करना। फिर आगे चलते हैं, अपना नया टॉपिक देखते हैं, अम्ल। अब जैसे आपका चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, तो अब पढ़ते हैं कि अम्ल होते क्या हैं। देखिए अम्ल, अभी मैंने आपको बताया कि लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। पहली परिभाषा तो ये बन गई कि लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे इस वाली परिभाषा पर। आपको ये जरूर लिखना है, एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन देते हैं
किसमें, जलीय विलयन में, उसको बोलते हैं हम अम्ल। अब पूछोगे आयन कैसे बनते हैं, तो इसकी फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, आयन कैसे बनते हैं। तो आयन बनते हैं जब किसी भी तत्व के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं या इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग होता है या ग्रहण होता है, तो उस पर उतने ही आयन प्लस या माइनस के बन जाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक पॉजिटिव, दो गया तो दो पॉजिटिव, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो तीन पॉजिटिव, यानी कि तीन आयन बन गए। उसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो ऋणावेशित हो गया तो एक ऋणायन बन गया, दो इलेक्ट्रॉन आए तो दो ऋणायन बन गए। कैसे, जैसे सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस बन गया, मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो मैग्नीशियम 2 प्लस बन गए, ये बन गए आयन और ये है सिंपल तत्व, दोनों में ये अंतर होता है। ठीक है, आयन और तत्व में। तो क्या होता है कि जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे, H आयन, उसको बोलते हैं, H आयन का मतलब इस तरह से लिखते हैं H प्लस, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। स्वाद कैसा होता है, खट्टा। आपने देखा होगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको आप खा लें उसका स्वाद कैसा रहता है, खट्टा रहता है। ठीक है, जैसे अब आप देखेंगे कि ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया कि नीले लिटमस को किस में बदल देंगे, लाल रंग में। तो इनका लिटमस पेपर पर अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होता है, लाल। अब एग्जाम्पल क्या है इसके, देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपने देखा होगा HCl, उसको जल में घोलकर अम्लीय माध्यम जल में घोला जाए जलीय विलयन में, आप देखेंगे H प्लस आयन में अलग हो जाता है और Cl माइनस में। दूसरा H2SO4 जो आपने देखा बैटरी के अंदर भरा होता है, H2SO4 वो 2H आयन में टूट जाएगा और SO4 सल्फेट माइनस आयन में। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये आप देखेंगे कि H प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा कि ये सारे के सारे किस में टूटते हैं, H आयन में। सभी में क्या आ रहा है, H आयन। तो जिसमें H आयन में जो ब्रेक होगा जलीय विलयन में, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। तो अम्ल की परिभाषा यही थी कि जलीय विलयन में जो H आयन देंगे उसी को आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे अम्ल। अब बात करते हैं कि आपके पास अम्ल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपके पास अम्ल का एक प्रकार है जिसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या है, कार्बनिक अम्ल। क्या होता है कार्बनिक अम्ल, कि जो कार्बनिक अम्ल होता है आपका वो पेड़ तथा जानवरों से प्राप्त होता है। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और कहाँ से प्राप्त हो, पेड़ों तथा जानवरों से जो प्राप्त हो उसको बोलते हैं हम कार्बनिक अम्ल। और ये प्राकृतिक अम्ल भी कहलाते हैं क्योंकि ये प्रकृति से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, प्रकृति से। उसके बाद आप देखेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपके पास एसिटिक अम्ल। एसिटिक, इसके सूत्र आपको याद रखने हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब आप पूछोगे कहाँ से मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसिटिक अम्ल का स्रोत होता है आपके पास सिरका। आप जो घर में अचार वगैरह या कुछ वगैरह मिर्च वगैरह डालते हो सिरके में, विनेगर में, तो उसका सोर्स कौन होता है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का स्रोत होता है नींबू और संतरा। अगर आप नींबू और संतरा खाएंगे तो उसमें आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। उसके बाद लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। अगर आपने खट्टा दूध और दही पिया है, खट्टा दूध आप देखेंगे कि उसमें किसकी मात्रा होती है, लैक्टिक अम्ल की। उसके बाद टार्टरिक अम्ल, आपने देखा होगा अगर आप इमली खाएं तो खट्टी लगती है, वो एक अम्ल है। और किसके कारण होती है वो, इमली का खट्टापन, टार्टरिक अम्ल। या कच्चे अंगूर, उसमें भी कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल, आपने देखा होगा टमाटर भी थोड़ा खट्टा लगता है तो टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और चींटी जो होती है, जब चींटी डंक मार देती है तो वहाँ पर जलन होने लगती है। क्यों जलन होती है, क्योंकि उसमें होता है अम्ल। और कौन सा अम्ल होता है, तो आंसर है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो आपने देखा कि अम्ल के कौन कौन से उदाहरण हैं, एसिटिक अम्ल। कहाँ से सोर्स, क्या सोर्स होता है एसिटिक अम्ल का, सिरका। साइट्रिक अम्ल का स्रोत होता है नींबू और संतरा। लैक्टिक अम्ल का खट्टा दूध और दही। टार्टरिक अम्ल का होता है इमली और कच्चे अंगूर। ऑक्जेलिक अम्ल का होता है
टमाटर फार्मिक अम्ल का होता है चींटी के टैंक में। और इस तरह से ये आपको याद रखना है कि कहाँ से मिलता है। और ये सभी के सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। अब दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, आगे आएगा। और दूसरे प्रकार का आपका अम्ल है मिनरल्स एसिड, जिसको आप खनिज अम्ल भी बोलते हैं। ये पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के खनिजों से। ये कृत्रिम अम्ल है। कैसे अम्ल हैं, कृत्रिम। प्राकृतिक कौन से कहलाते थे आपके, कार्बनिक अम्ल, और इनको बोलते हैं हम कृत्रिम अम्ल। जैसे आप देखोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। सांद्र खनिज अम्ल बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इन दोनों में खतरनाक देखा जाए आपका कार्बनिक और खनिज अम्ल में, तो खतरनाक कौन से होते हैं, खनिज अम्ल आपके ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा अम्ल दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, कार्बनिक और खनिज। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार पढ़ेंगे अम्लों के, बाद वाली क्लास में देखेंगे। अब आज की वीडियो 20 मिनट की काफ़ी हो चुकी, ठीक है। आपको 20-20 मिनट की अगर वीडियो करके पढ़ेंगे, 20-20 मिनट की आप, मैं मानता हूँ कि आप क्लास देख सकते हैं 20 मिनट की, तो आपको 20 मिनट की क्लास देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको ये क्लास देखनी है डेली, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वीडियो पॉज करनी है और नोट डाउन करना है, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारा कोर्स बिल्कुल अच्छे से समय पर समाप्त करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।